नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मेरे साथ हैं चिराग पासवान जी। परिचय के मोहताज तो हैं नहीं, लेकिन आज जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो परिस्थितियाँ बहुत ही विषम हैं। चिराग पासवान ने अपने पिता को खोया है, रामविलास पासवान जी को। रामविलास पासवान सिर्फ चिराग पासवान के पिता ही नहीं थे, बिहार के लाल थे। तो हमारी संवेदनाएं साथ हैं। चिराग जी, मुझे पता है कि बहुत विषम परिस्थितियां हैं जी, लेकिन करें भी क्या, बातें तो करनी होगी क्योंकि चुनाव है। चुनाव की तारीखें टाली नहीं जा सकती है और चुनाव आप भी लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी लड़ रही है, मतलब लोजपा लड़ रही है। रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी की विरासत आपको सौंप कर गए हैं। अब इस विरासत को और बिहार विधानसभा के चुनाव को मुझे आपने जो पहन रखा है वह देखकर भी संवेदनाएं आती हैं, लेकिन करें क्या। तो इस चुनाव में अब क्या करेंगे, आप कैसे लड़ रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में सिर्फ एकमात्र मेरा लक्ष्य है अपने पिताजी के सपनों को पूरा करना। और आपकी भी इस बीच में जब भी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, वो बहुत क्लियर थे इन सारी बातों को लेकर कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विज़न डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया है, बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की जो हम लोगों की सोच है, और वो ईमानदारी से अब चाहते हैं कि वो धरातल पर उतरे। निरंतर इस बीच में उन्होंने अस्पताल में थे, अस्पताल में रहकर भी निरंतर वो मुझे प्रोत्साहित करते रहे, मुझे पुश करते रहे। कई बार उन्होंने मुझे इंस्टिगेट भी किया कि भाई तुम क्यों नहीं निर्णय ले रहे हो, अकेले लड़ो, अकेले जाओ, चुनाव लड़ो और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हम लोग का विज़न है, जो हम लोग का सपना है, उसको धरातल पर उतारो। तो आज का चुनाव मेरे लिए, अभी कुछ ही दिन हुए हैं उनके निधन को, इतना समय भी उन्होंने नहीं दिया कि मैं बैठकर उनको अच्छी तरीके से याद कर सकूं या परिवार के साथ समय बिता सकूं। जैसा आपने कहा कि चुनाव सर पर हैं, तारीखें भी नहीं टाली जा सकती हैं। समय ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों पर अभी इतना ज़्यादा मैं ध्यान दे पाऊँ, पर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मजबूरन ये सारी चीज़ें अभी करनी है और प्राथमिकता है। और पापा हमेशा इस बात को लेकर बहुत क्लियर थे कि प्रदेश से ऊपर कुछ नहीं है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। तो आज की तारीख में प्रदेश की ज़रूरत है कि मैं जिस लड़ाई को मैंने शुरू किया या जिस लड़ाई को पापा ने शुरू किया, उसको एक सुखद अंजाम तक हम लोग पहुँचाएँ। और जो सपना है हम लोग का कि बिहार को फर्स्ट बनाना है, पहले पायदान पर लेकर जाना है, उस सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी तरफ से अब 100% देने को तैयार हूँ। चिराग जी, आपने कहा कि ये पिताजी ने, रामविलास पासवान ने आपको कहा कि अकेले लड़ो और जीतो बिहार को। तो ये जो नसीहत उन्होंने दी या जो आपको रास्ता उन्होंने दिखाया, क्या ये कठिन रास्ता नहीं था? क्योंकि जब एनडीए मतलब भाजपा, जदयू और लोजपा मलमली सड़कें बिछी थी सत्ता की, आप सत्ता में आ सकते थे, और लोजपा दही का जोरन कहा जाता है। तो ऐसे में आपने दही जमने ही नहीं दिया, जमने के पहले ही जोरन को दूर हटा लिया। तो आपने ये मखमली राह क्यों छोड़ दी सत्ता की, और क्यों ऐसी राह पर चल पड़े जहाँ संघर्ष ही संघर्ष है? देखिए, पिताजी कहते थे कि संघर्ष का रास्ता संभवतः आसान नहीं होता, पर जो लक्ष्य है वो आसान रास्तों से हासिल भी नहीं होता है। तो पापा इस बात को लेकर बहुत क्लियर थे, मैं इस बात को बहुत लेकर क्लियर था। मैंने ये टैगलाइन जो आप मेरे विभिन्न जिस माध्यम से प्रचार होता है उसमें भी आपने इस लाइन को ज़रूर पढ़ा होगा कि बिहार पर राज करने के लिए नहीं। और ईमानदारी की बात है, अगर राज करने के लिए करना होता तो मैं जिस अलायंस में था, इतना कंफर्टेबल अलायंस था, मखमली रास्ता था, जैसा आपने बोला, जितनी सीटें हम लोग को लड़ने को मिलती शायद उतनी ही हम लोग जीतते, 100% लोकसभा की तरह शायद हम लोग का स्ट्राइक रेट उस अलायंस में होता। पर बिहार पे राज करने के लिए नहीं, नाज करने की हमारी लड़ाई है। बिहार की खोई हुई अस्मिता को वापस लेकर आने की मेरी लड़ाई है। मैं इस बात को पूरे यकीनी तौर से मैं मानता हूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में बिहार का विकास होना या बिहार का विकसित होना संभव नहीं है। 15 साल दिए प्रदेश की जनता ने उन्हें, 15 साल के बाद भी अगर आज भी अगर हमें नली गली पे ही अगर हमें गर्व करना है, या आज भी अगर हमें सिर्फ इन्हीं बातों पे गर्व करना है कि भैया मेरे घर के आगे चापाकल गड़ गया या मेरे घर के सामने एक सड़क बन गई, सिर्फ इन्हीं बातों पर अगर हमें गर्व करना है, तो मुझे लगता है कि विकास के मापदंड हमारे मुख्यमंत्री जी को जानने की ज़रूरत है। देश का भ्रमण करें, अगर दुनिया का नहीं, देखें कि दिल्ली, बम्बई, चमचमाते शहर कहाँ तक पहुँच गए हैं। और आज आप बात कर रहे हैं कि आप हर खेत तक
तक आप बिजली पहुंचाएंगे? कृषि प्रधान प्रदेश है भाई मेरा, ये बिजली अभी तक पहुंच गई होनी चाहिए थी। सिंचाई की सुविधाएं अभी तक हर खेत में, हर गांव तक पहुंच गई होनी चाहिए थी। पर आज जब आप इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि दुनिया और देश अलग मापदंड पर विकास की बातें करते हैं, तो मेरे लिए ये बात चिंता का विषय बनती है कि जो 15 साल में जो चीज़ें नहीं हो पाई, अगर मेरी वजह से या मेरे समर्थन से पुनः मुख्यमंत्री जी को 5 साल और मिलते हैं, और ये बात पापा भी बहुत स्पष्ट रूप से बोल के गए थे मुझे इस बात को। पापा कहते थे कि अगर तुम्हारी वजह से माननीय मुख्यमंत्री दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तो आज से 10 साल 15 साल के बाद तुम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी वजह से प्रदेश 5 साल और पीछे चला गया। मतलब ये रामविलास पासवान जी ने कहा था कि चिराग पासवान की वजह से यदि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो चिराग पासवान अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, ये रामविलास पासवान, बिल्कुल ये उनके शब्द हैं। अच्छा। और उन दौरान जब वो अस्वस्थ थे, उस दौरान जितने लोग उनसे मिले, उन तमाम लोगों से इतनी ही प्रमुखता से उन्होंने इन बातों को कहा। कई बातें उन्होंने आपसे भी उन्होंने साझा की, पर जितने भी लोग हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से घंटों तक उनकी बैठ के बातचीत हुई, उनको भी उन्होंने स्पष्ट रूप से सारी बातें कही। रामकृपाल यादव जी, उनसे उन्होंने स्पष्ट रूप से सारी बातें कही। शहनवाज हुसैन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे उन्होंने ये सारी बातें उन्होंने शेयर की। उन्होंने स्पष्ट रूप से, उनका भी मानना था कि आज की तारीख में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकसित होना, उनको भी मेरी तरह इस बात का एहसास था। मैं भी मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन कहीं ना कहीं अब एक सैचुरेशन लेवल पे है। अब वो बिहार में विकास किया, और उनकी बातों से भी दिखता है। जब वो अपनी बातों को कहते हैं तो कहते हैं कि हमसे जितना हुआ हमने किया। मतलब अब वो इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते, वो खुद ही इस बात को कहीं ना कहीं मान रहे हैं। कल परसों जिस तरीके से उन्होंने भाषण में स्पष्ट तौर से कह दिया कि भैया बिहार में औद्योगिकीकरण हो ही नहीं सकता, उद्योग खोल ही नहीं सकते, इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बिहार का भूगोल इस तरीके का, भैया इसी तरीके का तो पानी से घिरा हुआ भूगोल पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कैसे आ रही हैं? और मतलब कहीं ना कहीं आपने इस बात को स्पष्ट कर दिया ना। मैं चाहता हूँ कि बिहार के युवा इस बात को समझे कि माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब तक वो मुख्यमंत्री हैं तब तक बिहार में इंडस्ट्रीज़ नहीं आ सकती, बिहार में रोज़गार के अवसर नहीं उत्पन्न हो सकते। तो जब आप ये चीज़ें कर ही नहीं सकते, तो क्यों अगले 5 साल का मौका आपको दिया जाए? 15 साल तो हमने दिए पहले भी आपको, पर अब अगर आपकी आगे विकास की सोच ही नहीं है, विजन ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उनको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई भी और हक है। चिराग जी, आपने कहा कि आपने संघर्ष की राह चुनने का फैसला किया है। आप रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान एक गरीब घर में पैदा हुए। उन्होंने संघर्ष बहुत देखा। साइकिल से राजनीति शुरू की, झोपड़ियों में रहे, पगडंडियों पर चले, खाली पैर चले। लेकिन चिराग पासवान का जन्म तब हुआ जब रामविलास पासवान देश के सबसे बड़े दलित हस्ताक्षर हो गए। रामविलास पासवान की तरह संघर्ष आपने नहीं देखा। क्या चिराग पासवान से हम उम्मीद करें, जिस बिहार से पिछड़ेपन दूर हटाने की बात आप करते हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं, कि क्या चिराग पासवान भी झोपड़ियों में सो पाएंगे, पगडंडियों पर चल पाएंगे, खाली पैर संघर्ष कर पाएंगे, जेल की यात्राएं कर पाएंगे, लाठी डंडा खा पाएंगे? पिताजी का ही अंश हूँ और उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, और उन्होंने ये तालमेल इतनी खूबसूरती से बचपन से बना के रखा। आप अभी भी अगर पुरानी सारी तस्वीरें देखें या हाल फिलहाल की भी देखें, स्कूल के दिनों की मैं बात करता हूँ। स्कूल में जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थीं तो सबसे पहले 1 महीने के लिए हम लोग बिहार में अपने गांव में शहर बन्नी जाना, वहाँ पे रहना, ये बचपन से ही हम लोग को सिखाया गया। अपने रूट्स के साथ हम लोग को जोड़ के रखा गया। घर परिवार, रिश्तेदार, और जिन झोपड़ियों में आप रहने की बात कर रहे हैं, जिन गांव में रहने की बात आप कर रहे हैं, या नंगे पाँव चलने की आप बात कर रहे हैं, हाँ, जब तक मेरा जन्म हुआ, इस बात को मैं बहुत विनम्रता से मैं कबूल करूँगा कि तब तक पापा इतने सक्षम हो गए थे कि जो संघर्ष उन्होंने देखा, शायद उनके बच्चे होने के नाते वो नहीं चाहते थे कि हम लोग भी वो संघर्ष देखें, बट उसका प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हम लोग को उसका अनुभव ज़रूर कराया। ये दिखा कर कि आज की तारीख में अगर हम लोग सौभाग्यशाली हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक इन तमाम सुविधाओं से वंचित हैं। और इसीलिए उन्होंने हमेशा कहा कि तुम्हारी लड़ाई किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, तुम्हारी लड़ाई किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, तुम्हारी लड़ाई अंतिम व्यक्ति के लिए है जो उस पायदान पे खड़ा है। तुम्हारी लड़ाई हर उस गरीब व्यक्ति के लिए जिसके पास आज़ादी के 70 साल के बाद भी कोई सुविधाएं नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं है। उन्होंने हमेशा इस बात को समझाया कि अगर जाति व्यवस्था को समझना है तो सिर्फ एक जाति है देश में, वो है गरीबी, और इस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मज़हब के लोग हैं। अगर बिहार के विकास की अगर हम लोग बात करते हैं
तो जब तक हर किसी के विकसित होने की बात नहीं करेंगे, जो इस गरीब वर्ग से आते हैं, तब तक हम लोग विकसित बिहार की कल्पना नहीं कर पाएंगे। और यही आक्रोश और यही निराशा मेरी हमारे मुख्यमंत्री से भी रही। मुख्यमंत्री ने जातियों में बांटने की इतनी खूबसूरत योजनाओं को वो सामने लेकर आए, जिसको उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नाम लिया, और बहुत गर्व से वो उस तमगे को पहनते भी हैं कि भाई मैं सोशल इंजीनियरिंग वो करना जानते हैं। पर सोशल इंजीनियरिंग का दूसरा मतलब तो यही हुआ ना कि आप बांटो और शासन करो, जो अंग्रेज़ करते थे। आपने बांटने की राजनीति की, आपने सिर्फ जातीय व्यवस्था को और गहराने का आपने काम किया। जबकि मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रदेश का मुखिया होने के नाते, जातीयता से लोगों को निकालकर 12 करोड़ लोगों की बात करने आपकी जिम्मेदारी थी। उनके दुख सुख में उनके साथ रहना आपकी जिम्मेदारी थी। उनके जीवन को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी थी। आपने दलित को महादलित किया, आपने पिछड़ा को आपने अति पिछड़ा किया। तो आपने तो जाति व्यवस्था को और गहराने का काम किया, समाज को और बांटने का काम किया। और पिताजी ने यही सिखाया था कि कभी समाज बटेगा तो वो कभी विकसित नहीं हो सकता। जितना सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे, जितने ज़्यादा लोग एक साथ एकजुट होकर विकास की बात करेंगे, सही मायनों में तब विकसित राज्य हम लोग बना पाएंगे। आपने कहा जाति एक ही होती है और वो जाति होती है गरीबी या फिर अमीरी। तो गरीबी दूर करने को या रामविलास पासवान ने जो रास्ते दिखाए थे, संघर्ष की जो बात हमने कही, तो क्या हम इस बात को माने कि जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान लाठियां खाने को भी तैयार है, पदयात्रा करने को भी तैयार है और जेल की यातना सहने को भी तैयार है? बिल्कुल, क्यों मैं डरूं? पिताजी से ही मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं। इमरजेंसी के दौर की जब वो किस्से कहानियाँ सुनाते हैं कि किस तरीके से उस वक्त जेल में वो बंद थे, या किस तरीके से राजनीतिक आंदोलन के दौरान उनके ऊपर लाठियाँ चली, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, उन्हीं का अंश हूँ मैं। बार बार मैं कहता हूँ, ना सिर्फ मैं उनका अंश हूँ, बल्कि एवरी बिट ऑफ माई सेल्फ मैं उन्हीं की तरह मैं बनना भी चाहता हूँ। उन्हीं से सीख कर उन्हीं के जैसा मैं बनना चाहता हूँ। और बिल्कुल मैंने बोला कि अगर मुझे आसान रास्ता चुनना होता तो मखमल की राह तो बिछी हुई थी, इस गठबंधन के साथ आगे बढ़ता, जितनी सीटें मिलती मैं जीतता भी और सरकार का हम लोग हिस्सा भी होते, और पुनः हमारे आज के मुख्यमंत्री आराम से बिना किसी चिंता परेशानी के फिर से मुख्यमंत्री बनते। संघर्ष का रास्ता चुना ही इसीलिए है, क्योंकि बिहार को विकसित करना है, बिहार को आगे लेके जाना है। चिराग जी, मैं राजनीतिक सवालों पर आऊँ इसके पहले एक भावुक सवाल कर लेता हूँ, जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ कि रामविलास पासवान जी जब अस्पताल में थे और जब वेंटिलेटर पर गए, इसके पहले जब होशो हवास में उनसे आपकी बातचीत हुई, अंतिम बातचीत हम कह सकते हैं, तो उस अंतिम बातचीत में रामविलास पासवान ने चिराग को क्या कहा, क्या नसीहत दी, क्या समझाया? बहुत संक्षिप्त में। आपको जिम्मेदारी दी होगी। नहीं, जिम्मेदारी दी, अब पता नहीं उनको एहसास था नहीं था कि वो वेंटिलेटर से वापस आएंगे नहीं आएंगे। कम बोलते थे उस वक्त, राजनीतिक चर्चाएं हम लोग की ज़्यादा होती थी। और जो आखिरी बात जो मुझे उनकी बहुत क्लियरली याद है, अकेले चलने से डरना नहीं, ये वाली बात उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली समझाई थी। उस वक्त बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब ऐसा नहीं था, बात कर रहे थे अच्छे से। वो एक पूरा कन्वर्सेशन मेरे को बहुत अच्छे से याद है। पापा बोल रहे थे जब वो मुझे पुश कर रहे थे कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, उस वक्त उन्होंने बोला कि अकेले चलने से कभी डरना नहीं, अगर तुम्हारी राह सही है, अगर तुम सही सोच के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो, आज तुम्हें लगेगा कि शायद तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, बट कल को तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब पूरा काफिला तुम्हारे साथ जुड़ेगा। इस चीज़ को उन्होंने बहुत प्रमुखता से, मतलब ये एक वेरी क्लियर कन्वर्जेशन है जो मेरे को याद है। इसके साथ एक और बात मेरे को याद है कि जो बहुत क्लियरली अस्पताल में आईसीयू में थे जब वो कर रहे थे, परिवार को एक साथ रखने के लिए उन्होंने ज़रूर हमेशा कहा। अब उस दिन भी मैंने उनसे पूछा कि आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि परिवार को? मैंने बोला आप हैं ना, आप सबको देखेंगे, हमको देखेंगे, चाचा हैं, भाई हैं, सबको देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पर कभी जब हो तो हमेशा परिवार को साथ रखना, पार्टी को एक साथ रखना, पार्टी परिवार से बढ़कर ये है तो सब है, ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ये बातें आखिर में भी सिखा के गए, बता के गए मुझे। अब आते हैं चुनावी सवाल पर। चिराग जी, ऐसा क्या हुआ, मैंने दही के जूरन की बात कही थी कि जेडीयू से चलिए आपके रिश्ते बिगड़ गए थे, नीतीश कुमार से आप बेमेल हो गए थे, लेकिन बीजेपी से भी बात टूट गई और बीजेपी ने भी आखिरकार किनारा कर लिया आपसे। ऐसा कैसे हुआ? अंतिम में क्या हुआ? देखिए, किसी से कोई बात टूटी बिगड़ी नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, जैसे मीडिया में दर्शाया गया, इतना नाटकीय स्वरूप से कोई घटना चक्र दिल्ली में चल नहीं रहा था। मेरी मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकातें हो रही थी।
अमित शाह जी से मेरी मुलाकातें हुई, पर मैं पुनः इस बात को पूरी गंभीरता के साथ कहता हूँ, मेरी सीटों की संख्या को लेकर कभी किसी से कोई बातचीत हुई ही नहीं। बीजेपी ने भी बातचीत आखिर तक मेरी संख्या को लेकर उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, और मेरी लड़ाई कभी संख्या को लेकर थी ही नहीं। हमेशा मेरे बारे में प्रचारित किया गया कि भैया मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और मैं सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए मैं दबाव की मैं राजनीति कर रहा हूँ, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जोड़ने की मैं मांग कर रहा था। मेरी जितनी मुलाकातें हुई, हर मुलाकात में मैंने इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा कि मुझे अभी सीटों पर चर्चा ही नहीं करनी है, मुझे बस इस बात का विश्वास चाहिए कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा कि नहीं। क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री आज की तारीख में जिस तरीके से महागठबंधन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, मेरा विश्वास नहीं है उस एजेंडे पे। नीतीश कुमार महागठबंधन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सब जानते ही हैं कि सात निश्चय जो है वो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का बनाया हुआ वो एजेंडा है, तो वो उस एजेंडे पे काम कर रहे हो। मेरा विश्वास उस एजेंडे पे नहीं है। मुझे पता है कि भैया सिर्फ नली गली बोलने से या हर घर जल पहुंचाने से, हर घर जल आपने पहुंचाने की बात की, बाढ़ के पानी को घर तक पहुंचाना, हर घर जल पहुंचाने की बात नहीं होती है ना। आप नली गली की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में जहां हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात कर रहे हैं, आपकी सोच सीमित है कि भैया किस तरीके से नली गली बने, ये विकास के आपके मापदंड हैं। आज जब हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए, आज जब हम लोग को निवेश की बात करनी चाहिए, मुझे नहीं याद कि कब लास्ट टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट बुलाया था। मैं चाहता हूं कि लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे चेंज हो ताकि इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके निवेश कर पाएँ। मैं चाहता हूं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस उनको प्रोवाइड की जाए ताकि उनको निवेश करने में, यहाँ पे उद्योग लाने में उनको किसी तरीके की कठिनाई ना हो, दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे बच्चों को आज की तारीख में कोटा नहीं जाना पड़े। कोटा की आप व्यवस्था देख लीजिए, वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, वहाँ पे संस्थान के जो संचालक हैं वो अधिकांश बिहारी और व्यवस्था राजस्थानी। क्यों हम इस तरीके का सिस्टम आईटी, इस तरीके का एजुकेशनल हम पटना को नहीं बना सकते? क्यों हम आईटी हब बिहार में हम नहीं ला सकते? पर इन दिशा में आपको सोचना होगा, इस दिशा पे आपको काम करना होगा। आप हमेशा लॉकडाउन के दौरान आप दुहाई किस बात की देते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। तो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए, राजस्व को बढ़ाने के लिए आपने क्या कदम उठाए? अगर आप इन बच्चों को ही अगर हमारे प्रदेश में आप रोक लें, बाकी प्लान तो भूल जाएं, इन बच्चों को ही रोक लें, तो सैकड़ों करोड़ जो हमारे बाहर जाते हैं प्रदेश से, उनको आप अपने ही प्रदेश में रोककर यहीं पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आईटी सेक्टर्स में जो जॉब जो बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाकर करते हैं, अगर वही जॉब्स अगर आप उनको यहाँ पर दिला दें तो वो बच्चे यहीं पे खर्च करेंगे, यहीं पे कमाएंगे, माता पिता का भी ध्यान रखेंगे, और होली दिवाली और इन सब पे आने जाने में, छठ पूजा में जो उनका खर्चा होता है वो खर्चा बचेगा। रिलीजियस टूरिज़्म, हमारा प्रदेश उन सौभाग्यशाली प्रदेशों में से है जहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं। जहाँ एक तरफ हम लोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पे सीतामढ़ी में हम लोग माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर बनाते हैं? क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री जी से बात करके कॉरिडोर बनाते हैं कि जो भी अयोध्या जाए वो सीधा उसके बाद यहाँ माता सीता के दर्शन करने आए? भगवान महावीर की जन्मस्थली है बिहार में। अब कितने ऐसे जैन समाज के लोग हैं जो कि यहाँ पे निवेश करने को तैयार हैं, बट आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। अच्छा चिराग, आप नीतीश कुमार की खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी भी शामिल है, तो आपकी जो खिंचाई है, यदि वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो यदि बिहार में फेल है तो अकेले जेडीयू नहीं बीजेपी भी फेल है, क्या ऐसा नहीं मानते आप? मैं पहली बात तो मैं उनकी खिंचाई नहीं कर रहा हूँ, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और उनका राजनीतिक अनुभव मुझसे बहुत ज़्यादा है। ऐसे शब्द मैं उनके बारे में कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। खिंचाई नहीं, बट हाँ उनकी नीतियों की का आलोचक मैं ज़रूर रहा हूँ, और मैं आलोचना, देखिए इस बात को हम लोग को समझना होगा कि जो नेतृत्व करता है, किसी भी गठबंधन का हो या किसी भी पार्टी का हो, जो नेतृत्व करता है, आज की तारीख में अगर लोक जनशक्ति पार्टी ने ये निर्णय लिया कि भैया हम लोग 143 सीटों पे हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, मेरी जगह शायद अगर कोई और होता और अगर वो इतना ताकतवर या उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती तो शायद ये निर्णय नहीं होता और पार्टी शायद किसी दूसरी धारा पर चल रही होती। तो वो नेतृत्व करने वाले की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर भेड़ों का नेतृत्व अगर एक शेर करे तो भेड़ें भी लंबी से लंबी छलांग लगाती हैं और किसी के भी ऊपर अटैक करने से नहीं डरती। पर अगर वही शेरों का नेतृत्व अगर कोई एक भेड़ करे तो वो शेर भी घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, डर के दुबक के पेड़ के पीछे बैठ जाएंगे। सूरत बिहार की शक्ति नहीं, नेतृत्व शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ कि कौन नेतृत्व करता है, उसके अंदर इच्छा शक्ति कितनी है। तो वही आज की तारीख में, क्योंकि एक लंबे समय से बिहार का नेतृत्व हमारे आज के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से उन्हीं की बनती है। और उनकी कार्यशैली को जो कोई भी जानता है वो इस जानता है कि लोकतंत्र डेमोक्रेटिक वे में उनका वर्किंग स्टाइल नहीं है। वो अथॉरिटेटिव हैं, सिंगल वे में वो डिसीजन लेते हैं।
हम लोग के भी मेरे चाचा खुद उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे, तो उनकी कार्यशैली को हम लोगों से बेहतर भी और कौन जानता है। और खुद भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जो शिकायत करते हैं, जनता दल यूनाइटेड के कितने ऐसे नेता और मंत्री हैं जो आकर बोलते हैं कि किसी भी डिसीजन मेकिंग में हम लोग की कोई भूमिका नहीं होती, हम लोगों से कोई जानकारी ली नहीं जाती। अधिकारियों पे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जिस तरीके से अफसरशाही वो पिछले 15 साल में बिहार में लेकर आए हैं और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पे कम विश्वास कर जिस तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी पे वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इसीलिए जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से उन्हीं की बनती है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रामविलास पासवान से तो उनके रिश्ते सदैव अच्छे रहे, चिराग से पता नहीं क्या हो गया। वे यह भी कह रहे हैं कि यदि मैं नहीं चाहता, जेडीयू नहीं चाहता, तो क्या रामविलास पासवान राज्यसभा पहुंचते। वे यह भी कह रहे हैं, आप पर कहा गया कि यदि जेडीयू नहीं होता तो क्या चिराग पासवान जमुई चुनाव जीतते। आपने कुछ और बातें कही कि रामविलास पासवान को राज्यसभा जाने देना नहीं चाहते थे। आपने वो चिट्ठी लिखी जेपी नड्डा को, क्या सच्चाई है और क्या? देखिए, उस चिट्ठी का प्रकरण आप सब जानते हैं कि किस तरीके से पिताजी को ह्यूमिलेट किया गया। ये एक ऐसी घोषणा थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी द्वारा की गई थी। और स्पष्ट रूप से उन्होंने प्रेस वार्ता में, यूट्यूब पे भी वो वीडियो है, प्रेस वार्ता में जब सीटों की घोषणा हो रही थी उसमें उन्होंने 17-17-6 के साथ ये घोषणा भी की थी कि जो सबसे पहली राज्यसभा की सीट आएगी वो हमारे नेता, हमारे अभिभावक आदरणीय रामविलास पासवान जी को दी जाएगी। और उस प्रेस वार्ता में मौजूदा मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पर जिस दिन नामांकन करना था उस दिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का रवैया था और जिस तरीके से उन्होंने संदेश भिजवाया कि मुझे नहीं पता कि उनका नामांकन है और मैं इस बात की उनको जानकारी नहीं, और वो नाराज़ हैं इस बात को लेकर। पिताजी सीधा दिल्ली से आए और आते ही उनके आवास पर गए और वहाँ पर भी जिस तरीके से उनका रवैया था, जिस तरीके से उनको उन्होंने अपमानित किया, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी या उनके बात करने का उनका तरीका था, उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और सामने वाले को, मेरे पिताजी को, और एक पुत्र होने के नाते जब मैं अपने पिता को इस हालत में मैं देख रहा हूँ या जिस तरीके से वो उनसे बात कर रहे थे, मैं उस बात को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। बट बहरहाल उसके बाद पिताजी ने उनसे आग्रह किया कि आप चलिए साथ में विधानसभा। वो विधानसभा भी साथ में नहीं है और बाद में जब पूरा मुहूर्त वगैरह निकल गया, जो समय हम लोगों ने निकाला था, उसके बाद ज़रूर वो औपचारिकता पूरी करने वो आए। पर उसके बाद उनका ये बयान देना कुछ दिनों पूर्व, जब पिताजी आईसीयू में हैं, उनके हालात ख़राब हैं, उस वक्त पुनः अपना वर्चस्व दिखाना कि उनकी कृपा से पिताजी राज्यसभा गए। सबसे पहले तो उनको उनकी राज्यसभा मुबारक, पापा उनको वापस कर गए, उनकी राज्यसभा बना ले उनको, जिनको भी राज्यसभा से दोबारा सांसद बनाना है। पर दूसरा, आप किनको आप राज्यसभा की आप धौंस दिखा रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को जो 8-8 बार के लोकसभा के सांसद रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो 2-2 बार रिकॉर्ड मतों से जीता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विनिंग बाय द हाईएस्ट मार्जिन उनका नाम उनका दर्ज है। आप एक ऐसे व्यक्ति को आप दिखा रहे हैं और आप दिखा रहे हैं, आखिरी बार आपने कब चुनाव लड़ा था मुझे तो ये भी नहीं याद, पर जिस तरीके से आपने उनको अपमानित करने के लिए आप ये सारी बातें आप कह रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि निरंतर जनसंपर्क में रहा है, जनसेवा में रहा है, लोगों के बीच रहा है, उनको आप कह रहे हैं कि वो आपकी कृपा से वो राज्यसभा पहुँचे। ठीक कहा आपने, मेरे बारे में भी उन्होंने कहा और उनके शब्द यही थे। एक जनता दल यूनाइटेड की बैठक में उन्होंने कहा कि उनकी कृपा से आज मैं सांसद बना हूं। तो मैं उनको ये भी बता दूं कि 2014 में जब मैं पहली बार सांसद बना था, उस वक्त जनता दल यूनाइटेड हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। इस बार मजबूरन वर्ष मुझे उनके साथ चुनाव लड़ना पड़ा। बट 2014 में जब वो खुद आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उनसे हाथ छिटक कर वो दूसरे गठबंधन में चले गए थे, गठबंधन से दूर हो गए थे, उस वक्त उनके प्रत्याशी जमुई से तीसरे नंबर पर आए थे। उन्होंने सबसे हैवी वेट उस वक्त के उदय नारायण चौधरी जी को अपने हिसाब से उन्होंने मेरे सामने उतारा था मुझे हराने के लिए। वो तीसरे नंबर पे थे, राजद उस वक्त दूसरे नंबर पर आई थी और 85,000 से ज़्यादा मतों से मेरी उस वक्त जीत हुई थी। और आज जब वो ये कहते हैं कि उनकी कृपा से उनकी कृपा से मैं सांसद बना हूँ, जबकि हकीकत तो ये है कि प्रधानमंत्री जी की कृपा से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं प्रदेश के। उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब उनको प्रदेश का नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है तो कौन किसकी कृपा से सांसद बना है। मैं तो कभी ये नहीं कह रहा कि आपके जो 16 विधायक, आपके जो 16 सांसद जीत के आए 17 में से, उसमें यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी का भी उसमें हिस्सा है। क्या बिना लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन के आपके सांसद जीत जाते हैं क्या? तो लोक जनशक्ति पार्टी का भी उसमें हिस्सा। पर मैंने तो कभी नहीं कह रहा कि आपके सांसद मेरी कृपा से या लोक जनशक्ति पार्टी की कृपा से जीत के आए। अगर मैं आपकी कृपा से जीत के भी आया तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा साथ दिया। पर हकीकत यह है कि आज की तारीख में आपको बिहारियों का साथ देने की ज़रूरत है। मेरी चिंता थोड़ी कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है 143 सीटों पर। ये चुनाव आप लोजपा
चुनाव बिहार जीतने के लिए लड़ रही है या नीतीश कुमार को हराने के लिए लड़ रही है? देखिए, मैं सिर्फ अपने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बिहार को लोजपा जीतने के लिए या किसी को हराने से ज़्यादा बिहार की खोई हुई अस्मिता की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। बिहार का खोया हुआ गौरव, बिहार का खोया हुआ सम्मान वापस लाने की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और हाँ, इस लड़ाई को लड़ते हुए मेरी राह क्लियर है, मेरी दिशा क्लियर है कि ये मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि हर वो वोट जो जदयू के प्रत्याशी को जाएगा वो आने वाले समय में हमारे बच्चों को पलायन करने पे मजबूर करेगा। हर वो वोट जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को जाएगा वो बिहार की बर्बादी की एक नई दास्तान वो लिखेगा। तो इसीलिए हाँ, उनके खिलाफ भी है मेरा चुनाव। मौजूदा मुख्यमंत्री को पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनने देना मेरी प्राथमिकताओं में से एक है, जहां एक तरफ मैं अपने पार्टी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक मेरे जीत कर आएँ, ये मेरा लक्ष्य है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत मेरा बढ़े, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि भैया 4-5% की ये पार्टी है, 4-5% की ये पार्टी है। तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि भैया हमारी पार्टी 4-5% से बहुत ज़्यादा का दम रखती है। पिताजी का जो नाम है और उनके साथ जितने लोगों का समर्थन रहा है, तो ज़रूर वोट प्रतिशत को भी बढ़ाने का मेरा संघर्ष है। बट हाँ, पुनः मौजूदा मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, इसके लिए भी मैं संकल्पित हूँ। कितनी संख्या आप उम्मीद कर रहे हैं, जो उम्मीदवार आप उतार रहे हैं? बिहार का चुनाव जिसे पहले एनडीए में जब जेडीयू बीजेपी एलजेपी साथ में था तो कहा जा रहा था कि ये चुनाव दूध भात का चुनाव है, लेकिन अब चुनाव कठिन होता जा रहा है, ये सभी लोग महसूस कर रहे हैं। एलजेपी 143 सीटों पर, जिनमें से मात्र 5 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ, बाकी सभी सीटों पर नीतीश कुमार के खिलाफ। इन 143 में आपने भी कुछ एक आइडिया लगाया होगा, विषम परिस्थितियां हैं, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है लोजपा? देखिए, मैं एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ और ईमानदारी से बोलूँगा ज्ञानेश्वर जी, मैं जनता के विवेक को चुनौती दूंगा अगर मैं कोई संख्या मतदान से पहले मैं घोषित करूँ या उसका अनुमान लगाना चाहूँ। मैं जनता के बीच सिर्फ अपनी बातों को लेकर जा रहा हूँ, अंतोगत्वा वो मुझे कैसे मेरा साथ देते हैं, मेरा कैसे समर्थन करते हैं, ये परिणाम ही बताएंगे। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मेरे साथ हैं और बिहार में बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी, एलजेपी बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या बीजेपी ने कह रखा है आपको कि आपके साथ ही सरकार बनाएंगे? कहने की ज़रूरत क्या है, मेरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी पर, मैं उनके विचारों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा प्रीपोल अलायंस किया है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा 2000 में हमारी पार्टी बनी, कभी भी आपने ये नहीं देखा कि पोस्ट पोल हम लोगों ने अलायंस किया हो कि इसकी सरकार बनने वाली है इसलिए लोजपा उनको समर्थन कर रही है। हम लोगों ने कभी नहीं किया। इस बार भी मेरा अनाउंसमेंट बिल्कुल क्लियर है, मेरी सोच बिल्कुल क्लियर है कि लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक जीता हुआ विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि बिहार में सही मायनों में डबल इंजन की सरकार हो, और डबल इंजन का मतलब कि केंद्र में जिस तरीके से भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसी तरीके से बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो और लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक जीता हुआ विधायक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत रहेगा। सिचुएशन ऐसी बनी कि डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की जरूरत पड़ गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा जदयू लोजपा, क्या करेंगे आप? देखिए, बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है कि परिणामों का हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए। मेरी जानकारी ज़रूर इतना कहती है कि मुख्यमंत्री जी के पास संभवतः शायद उतना संख्या बल नहीं होगा कि वो पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाए। आप कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी, आप मतलब लोजपा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करता रहेगा। सुशील मोदी कह रहे हैं कि यदि आपने पोस्टर लगाने की कोशिश की तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा। कौन लगा रहा है पोस्टर? अच्छा। कौन तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है? आपने कहीं पे देखा कि लोजपा के किसी भी प्रत्याशी ने या कहीं पे भी लोजपा की किसी होर्डिंग में प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का हमने इस्तेमाल किया हो? भाई, हम लोग भी पूरी तरीके से ईमानदारी से हर प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन औपचारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड के साथ है और मैं उसका बिल्कुल सम्मान करता हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को किसी भी ऐसी दुविधा की स्थिति में नहीं डालूंगा जहां उनके लिए किसी तरीके का धर्म संकट उत्पन्न हो या उनके लिए किसी तरीके की कठिनाई या उनको किसी प्रश्नों का सामना करना पड़े। मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरे विचार प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे उनकी तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। जिनके विचार नहीं मिलते हैं उनको तस्वीर दिखाकर दिखावा करने की ज़रूरत है। आप तो सभी उनके बागियों को टिकट दे रहे हैं। उनके बागियों को नहीं, बट हाँ, जो भी बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ जो सहमति रखता है, मैंने हर उस व्यक्ति को मैंने चुनाव लड़ाने का काम किया। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के बारे में एक और बात कही जाती है, चिराग पासवान, लेकिन कहा जाता है कि जब टिकट बंटवारा होता है तो चिराग पासवान या यूँ कहे रामविलास पासवान भी सवर्णों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत अब भी इस लिस्ट में ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है?
मैंने तो शुरू में ही कहा कि मेरी लड़ाई हर गरीब वर्ग के लिए है, और हर गरीब वर्ग, गरीबी में हर जात पात धर्म मज़हब के लोग हैं। आप ये नहीं कह सकते कि गरीबी किसी जाति विशेष को देखकर आती है, और इसीलिए सर्व समाज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और मैं ईमानदारी से मैं बोलता हूँ कि जातीयता से ज़्यादा मेरे लिए चुनाव में टिकट पर किसी को सहमति देते हुए मेरे लिए मापदंड कुछ और होते हैं। जाति से ज़्यादा मेरे लिए मापदंड होते हैं उनका विनेबिलिटी, मेरे लिए मापदंड होते हैं कि उनकी छवि कैसी है, वो पढ़े लिखे कितने हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को वो कितना समझते हैं, ये मापदंड होते हैं। हाँ, संजोगवश जब वो लिस्ट फाइनल बन के आती है और जब उसका जातीयता के तौर पर आंकलन किया जाता है, मेरे द्वारा नहीं, विभिन्न और जो लोग विश्लेषण करते हैं उनके द्वारा जब किया जाता है, तो मुझे पता चलता है कि अच्छा इस जाति को इतना टिकट गया या उस जाति को इतना, पर देते वक्त मेरे दिमाग में ये संख्या नहीं होती। आखिरी सवाल, पापा चले गए, पापा के जाने के बाद जब आप अंत्येष्टि कर लौटे, अंतिम विदाई, आए, माँ से मिले, माँ साथ में आई, माँ ने क्या समझाया, अब क्या करना है चिराग तुम्हें? फ़िलहाल हम दोनों ही एक दूसरे की हिम्मत है, और ईमानदारी से मैं एक ऐसी परिस्थिति में हूँ जहाँ मैं पापा को अभी ढंग से याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। चुनाव के बीच हूँ, जिम्मेदारी है मेरी, और पापा सिखा के गए हैं कि मेरी जिम्मेदारी जितनी परिवार के प्रति है उतनी पार्टी के प्रति है। आज मैं पार्टी को इस हालत में, क्योंकि मेरे ऊपर एक व्यक्तिगत दुखों का पहाड़ टूटा, मैं पार्टी को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने और मम्मी ने बैठ के मिल के डिसाइड किया है कि अभी पूरी हिम्मत के साथ 10 तारीख तक हम लोग को काम करना है, चुनाव में लड़ना है। और उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि 10 तारीख के बाद गले लग के बहुत देर तक रोना है, खूब सारा रोना है, पापा को याद करना है, अच्छे से याद करना है, और हाँ, बस 10 तारीख को उनको प्राउड फील कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी इस बातचीत के लिए। हम लगातार मिलेंगे आपसे चुनाव के समर में। तो आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।